नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी यात्रा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुई थी, आज भारत शासन अधिनियम 1935 तक पहुंच गई। इस बीच हमने कई अधिनियमों का अध्ययन किया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1781। इसके साथ ही हमने 4 चार्टर अधिनियमों को भी देखा, जैसे कि 1792 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज डूबने के बाद भी हमने कई महत्वपूर्ण अधिनियमों का अध्ययन किया, जैसे 1858 का अधिनियम, 1861 का, 1892 का, 1909 का और 1919 का अधिनियम। और अब हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पर, जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व बने हुए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। अंग्रेजी में कहावत है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। यह इस अधिनियम पर पूरी तरह फिट बैठती है। यह अधिनियम अंतिम होने के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण कि हमारे वर्तमान संविधान पर जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सर्वाधिक प्रभाव इसी अधिनियम का है। संविधान की आलोचना करते समय कई बार भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रतिलिपि करार दिया जाता है। इतना प्रभाव है इस अधिनियम का हमारे संविधान पर। अंग्रेजों ने अब तक जितने भी अधिनियम बनाए थे, उनमें सबसे बड़ा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें लगभग 14 भाग, 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप कुछ नोट कर लीजिए। 1930-32 में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलन 1930-32 में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलन से प्राप्त सिफारिशों को या प्राप्त सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम का निर्माण किया गया। उन्नीस सौ 30-32 में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 जुलाई 1936 में लागू हुआ। इस डेट को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत शासन अधिनियम 1935 की लागू होने की तिथि क्या है, तो जुलाई 1936। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अब तक के अधिनियमों में ब्रिटिश सरकार
द्वारा बनाए गए अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। सबसे बड़ा अधिनियम था। थोड़ा अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इस अधिनियम में 14 भाग थे, 10 अनुसूची थी, 321 अनुच्छेद थे। इस अधिनियम में 14 भाग थे, 10 अनुसूची थी और 321 अनुच्छेद थे। देखिए, वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े होंगे कि हमने फंडामेंटल राइट कहीं और से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं और से लिए, राष्ट्रपति का पद कहीं और से लिया, उपराष्ट्रपति का पद कहीं से लिया। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से है, किस चीज़ का है, या फिर हमने सर्वाधिक प्रावधान कहाँ से लिए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक प्रावधान लिए हैं। और बहुत से प्रावधान तो सीधे सीधे हमने अपने संविधान में लिख दिए हैं। तो वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसी वजह से आज संविधान के बहुत सारे जानकार या बहुत सारे आलोचक हमसे ये कह देते हैं कि भारत का संविधान है क्या, वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 की फोटोकॉपी है। इसी कारण संविधान के बहुत से आलोचक इसे 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि बताते हैं। इसे मतलब भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि बताते हैं या प्रतिलिपि करार देते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कि भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है। अभी तक जितने भी अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने बनाए हैं उसमें सबसे बड़ा अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें लगभग 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद हैं। वर्तमान संविधान को हम देखें तो हमारे वर्तमान संविधान में 22 भाग हैं। इसके साथ ही 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 395 अनुच्छेद हैं। यानी यह अधिनियम भारत के संविधान से थोड़ा ही छोटा है। पर इस सब के बावजूद, इतना बड़ा होने के बावजूद, इस संविधान की सबसे बड़ी कमी है कि इस संविधान में अपनी कोई खुद की प्रस्तावना नहीं है। इतना बड़ा अधिनियम बनाया लेकिन प्रस्तावना नहीं बनाई इस अधिनियम की। और यही इस अधिनियम की आलोचना का सबसे बड़ा कारण है कि इस अधिनियम में अपनी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं है। 1919 के भारत शासन अधिनियम
की प्रस्तावना को सीधे सीधे इस अधिनियम में लिख दिया गया है। यानी यह अधिनियम अपनी प्रस्तावना 1919 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण करता है। आप नोट कीजिए, इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं है। इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं है या नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो आप कहेंगे कि इस अधिनियम की प्रस्तावना नदारद थी। इस अधिनियम में अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। इतना बड़ा अधिनियम होने के बावजूद उधार की प्रस्तावना पर निर्भर था। चलिए अब प्रारंभ करते हैं एक एक करके इस संविधान के प्रावधान। तो अगर सबसे पहला प्रावधान देखें, आप पहले नोट कर लीजिए। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, ध्यान रखिएगा यूनियन कोर्ट नहीं है, फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगर आपको याद हो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा ये जो संघीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1937 में होगी, ये संघीय न्यायालय वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। वर्तमान मतलब 1937 की बात कर रहा हूँ मैं। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, पर मैंने यहाँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये भारत का उच्चतम न्यायालय था। यह भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। लेकिन 1773 में जो कलकत्ता में कोर्ट बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट थी। इन दोनों में क्या अंतर है? पहली बात तो कलकत्ता में बनी सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई? तो 1861 में कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में तब्दील कर दिया गया। देखिए 1773 में कोर्ट बनाई जा रही है कलकत्ता में, और उसका क्षेत्राधिकार देखा जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये एपेक्स बॉडी थी, सर्वोच्च संस्था थी। इसके निर्णयों के विरुद्ध भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसका निर्णय ही अंतिम था, और जिसका निर्णय अंतिम होता है वही सर्वोच्च होता है, इसलिए उसे हमने सर्वोच्च न्यायालय कहा। लेकिन 1937 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये जो संघीय न्यायालय बनाया गया है, ये अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में
यानी कि इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी। इसलिए यह भारत की सबसे बड़ी कोर्ट तो थी, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। देखिए, कथन और कारण के प्रश्न आते हैं, आपको लिख देगा कथन 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और कारण लिख देगा संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो कथन सही है, कारण गलत है। या कथन कारण में नहीं देगा तो स्टेटमेंट में दे देगा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी, लंदन की प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी, इसलिए ये एपेक्स बॉडी नहीं थी। ठीक है, इसमें नोट कीजिए, नोट डाल के कीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1 अक्टूबर 1937 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। एक अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी नोट में लिखिएगा आगे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1773 में जो कोर्ट बनी थी, याद है ना, लॉर्ड एलिजा इम्पे। तो जो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर थे। मॉरिस ग्वेर थे। इसमें कुल 4 मुख्य न्यायाधीश हुए। इसके चौथे मुख्य न्यायाधीश चार में से ये एकमात्र और अंतिम भारतीय हैं, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। देखिए, कंफ्यूज मत हुइएगा, कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसका नाम हरिलाल जे कानिया भी मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी इनका नाम हरिलाल जे कानिया ही है, इसलिए मैं दोनों नाम लिखा दे रहा हूँ आपको। हमें हमेशा दोनों नाम पढ़ लेने चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों नाम ऑप्शन में होंगे। जो भी ऑप्शन में होगा हम वो कर देंगे। हरिलाल जे कानिया थे, जो बाद में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। देखिए, इसमें कई प्रश्न बनेंगे।
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो उत्तर होगा 1 अक्टूबर 1937। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गुएर थे। कुल कितने मुख्य न्यायाधीश रहे? 4 रहे। चौथे व अंतिम मुख्य न्यायाधीश या एकमात्र भारतीय जो संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है। और हीरालाल जे कानिया ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो संघीय न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायाधीश बने तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है। चलिए दूसरा प्रावधान पढ़ते हैं, पहले नोट कर लीजिए। इसके तहत संघ व राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? जब हमने भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा था तो वहाँ भी हमने नोट किया था कि विषयों का बंटवारा सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। तो देखिए सर्वप्रथम 1919 में ही किया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बता दिया गया था कि प्रांतों को ये विषय मिले हैं, संघ को ये विषय मिले हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से वहाँ पर सूचियों का निर्माण नहीं किया गया था। वहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ था कि वे विषय जो न प्रांत में आते हैं, प्रांतीय सूची में आते हैं, न संघीय सूची में आते हैं, वहाँ कौन बनाएगा? सूचियाँ तो थी नहीं। चलो प्रांतों को जो विषय मिले, संघ को जो विषय मिले, इसके अलावा अगर कोई विषय रह जाता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? यह बात 1935 में स्पष्ट करी। देखिए फिर वही बात आती है कि प्रश्न कह क्या रहा है, आपको वो देखना होगा। अगर उसने कहा कि निम्न में से गलत कथन छाटिए, और उसने कहा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया, स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो सही है, लिखा ना आपके सामने, संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया। लेकिन एक स्टेटमेंट आ जाए कि संघ व राज्यों के बीच विषयों का सर्वप्रथम बंटवारा 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। अब अगर 1919 नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। क्यों? सिर्फ एक शब्द लिख गया है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम तो 1919 है, पर यहां पर स्पष्ट बंटवारा किया गया है, यहां सूचियां बनाई गई हैं। इसके तहत ये ऐसे लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा तीन सूचियां बनाई गई। पहली संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची या राज्य सूची, प्रांतीय सूची जिसे हम राज्य सूची भी कह सकते हैं, और तीसरी यहाँ समवर्ती सूची भी थी। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को या संघ सरकार को दिया गया, उन विषयों को संघ सूची के विषय कहा गया। और 1935 के अधिनियम के तहत ऐसे कुल 59 विषय थे, 59 विषय थे। देखिए याद रखिएगा, ये आज वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं ये भी याद रखना है, और 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय थे ये भी याद रखना है। राज्य सूची में 54 विषय थे, 54 सब्जेक्ट्स। और यदि समवर्ती सूची की बात करें तो 36 विषय थे, 36।
समवर्ती सूची से तात्पर्य ऐसे विषयों से है जिसमें कानून बनाने का अधिकार संघ को और राज्यों को दोनों को है। देखिए, वर्तमान में आप देखें तो समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि संघ ने भी किसी विषय पर कानून बनाया है और राज्य ने भी किसी विषय पर कानून बनाया है और दोनों में यदि टकराव हो जाता है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रीवेल होगा। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता प्राप्त होगी। पर वर्तमान परिस्थितियों में यदि ऐसा कोई विषय है जो न तो संघ सूची में आता है, ना ही प्रांतीय सूची में आता है, ना ही समवर्ती सूची में आता है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है, रेसिडुअल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो ऐसे विषयों को वर्तमान में कौन उन विषयों पर कानून बनाता है? तो संसद को अवशिष्ट सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। पर 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा यह अधिकार उस समय की संसद को नहीं दिया गया था, या उस समय के केंद्रीय जो सदन थे उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो आपसे पूछेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता था? तो उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल। अब अवशिष्ट विषय, सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि अवशिष्ट विषय होता क्या है। तो ऐसे विषय जिनका वर्णन तीनों मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किसी सूची में नहीं है। ऐसे विषय जिनका वर्णन तीनों में से किसी सूची में नहीं है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया या वायसराय को दिया गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा आपको ये प्रावधान। तो चलते हैं हम अगले प्रावधान की तहत। पहले नोट करेंगे, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया, किंतु उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया, किंतु इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, देखिए अब जो मैं समझा रहा हूँ उसे सिर्फ समझिएगा, हम लिख चुके हैं पहले ही। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक विषय थे आरक्षित विषय और एक विषय था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वे विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नर को दिया गया, यानी उन पर कानून बनाने के अधिकार को गवर्नर के लिए आरक्षित कर दिया गया, इसलिए उसे आरक्षित विषय कहा गया। और हस्तांतरित विषय ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया गया।
ठीक है, इस व्यवस्था को द्वैध शासन की व्यवस्था कहा गया। और हमने पढ़ा था कि द्वैध शासन लियोनेस कर्टेश के द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस वजह से लियोनेस कर्टेश को द्वैध शासन का जनक कहते हैं। ये सब चीज़ें हम 1919 के अधिनियम में पढ़ चुके हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन की इस व्यवस्था को इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इस व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त हो गया, दोहरा शासन समाप्त हो गया और केंद्र में दोहरा शासन लागू हो गया। 3 प्रश्न बनते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब एक प्रश्न नोट कीजिएगा। कथन है इस अधिनियम के माध्यम से इस मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। कारण में लिख लीजिए, गवर्नर जनरल के आरक्षित विषय भी चुने हुए प्रतिनिधियों को दिए गए। आरक्षित विषय भी चुने हुए प्रतिनिधियों को दिए गए। देखिए, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, बोल देता हूं। कथन सही, कारण गलत। कारण सही, कथन गलत, ये 2 ऑप्शन हो गए। पहला क्या है? कथन सही, कारण गलत। दूसरा, कारण सही, कथन गलत। तीसरा, कथन और कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चौथा, कथन और कारण दोनों सही किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये ऑप्शन आपने अक्सर पढ़ रखे हैं। तो देखिए, थोड़ा घुमा के पूछा गया प्रश्न है। गवर्नर जनरल के आरक्षित विषय भी चुने हुए प्रतिनिधियों को दिए गए। इसका तात्पर्य है द्वैध शासन समाप्त किया गया, और यदि द्वैध शासन समाप्त हो गया तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। सीधे सीधे पूछता है प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1935 के अधिनियम के तहत। और क्यों दी गई? क्योंकि द्वैध शासन समाप्त हो गया। तो इसका तात्पर्य है कथन और कारण दोनों सही, एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रावधान की तरफ चलते हैं और नोट करेंगे हम अगला प्रावधान। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। समझाने को इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो आप बताएंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रावधान नोट कीजिए। अगला प्रावधान नोट कीजिए। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आज यूपीएससी होता है उसी तरीके से केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग व राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगर इसे हम समझें तो आप देखिए 1919 के अधिनियम में बताया गया था कि पहली बार केंद्र स्तर पर हमने लोक सेवा आयोग का गठन करा, जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा गया। और इस अधिनियम के तहत ली आयोग की सिफारिश पर अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये हम लिखा चुके हैं। और यही केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम पारित होने तक या लागू होने तक केंद्र के लिए और राज्य के लिए दोनों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता था। आपको बताया गया था कि 1926 में लोक सेवा आयोग बनने तक परीक्षाएं इंग्लैंड में ही आयोजित होती थीं और भारतीयों को भी इंग्लैंड में जाकर ही परीक्षा देनी होती थी, जिस वजह से साधारण भारतीय इस परीक्षा को नहीं दे पाते थे। पर 1926 में पहली बार भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतों के लिए कोई अलग से लोक सेवा आयोग नहीं बना, पर 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार केंद्र के लिए अलग लोक सेवा आयोग बना दिया, जिसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा। या आप कह सकते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल दिया गया है, उसे अब संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया। और राज्यों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहा गया। यहाँ अगर कुछ प्रश्नों को देखें तो आपसे पूछेगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा 1926। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? संघीय लोक सेवा आयोग, उत्तर हो जाएगा 1935। राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए आपसे पूछेगा राज्य के लिए पहली बार लोक सेवा आयोग कब बना, तो 1935। केंद्र के लिए पहली बार कब बना, 1926। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1935। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1935। किंतु संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसे वर्तमान में यूपीएससी कहते हैं,
केंद्रीय लोक सेवा आयोग सीपीएससी, संघीय लोक सेवा आयोग एफपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। इसका गठन 1950 में हुआ। किसके तहत हुआ? भारतीय संविधान के तहत। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप एक बॉक्स में नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में यदा कदा आपसे टकराते रहते हैं। हम चलते हैं अगले प्रावधान की ओर। इस अधिनियम के माध्यम से इसमें हम 3 बातें नोट करेंगे। बॉम्बे एक प्रांत था उस समय, बॉम्बे से सिंध को पृथक कर दिया गया। सिंध, इसे अलग प्रांत बना दिया गया और ये वर्तमान पाकिस्तान में है। सिंध को पृथक कर दिया गया। बंगाल, जब हम बात करते थे बंगाल की उस समय, तो बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे और 1935 के इस अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और उन्हें अलग प्रांत बना दिया गया। तो आपको पता ही है ये बंगाल में थे, आप शॉर्ट में लिख लीजिए, बिहार व उड़ीसा नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। जिन्हें नहीं पता वो लिख लीजिएगा, ये बंगाल में थे। 2 नए प्रांत बनाए गए। तीसरा लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वर्मा को भारत से अलग किया गया। तथा अब वर्मा के लिए इंग्लैंड द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा अलग से कानून बनाए जाने लगे। अलग से कानून बनाए जाने लगे। ये तो समझ में आ गया कि इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, लेकिन ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि वर्मा के लिए इंग्लैंड द्वारा अलग से कानून बनाए जाने लगे? भाई अलग कर दिया तो अलग से ही कानून बनेंगे ना। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने ये लाइन लिखाई है। आप समझिए, वर्मा कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। भावनात्मक रूप से आप इस बात का विरोध कर सकते हैं, पर अगर तथ्यात्मक रूप से देखिए तो आप ये बताइए कि 1905 में जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो पूरे भारत में लगभग आग सी लग गई। हर जगह विरोध, हर जगह विरोध। पर वर्मा को अलग कर दिया, पूरा भारत शांत। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको समझिए, या समझना क्या है आप नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। नोट भी करते जाइए साथ साथ। वर्मा की स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए। 19वीं शताब्दी में वर्मा में बर्मी वंश का शासन था। बर्मी वंश का शासन था। 19वीं शताब्दी में वर्मा में बर्मी वंश का शासन था, किंतु 3 आंग्ल वर्मा युद्ध लड़े गए हैं। पहला 1826 में, 1852 में और 1886 में, और वर्मा की हार हो गई है और अंग्रेज जीत गए हैं और उन्होंने पूरे वर्मा पर अधिकार कर लिया।
किंतु 1826 में, 1852 में व 1886 में, शॉर्ट में लिखा दिया मैंने, हुए आंग्ल वर्मा युद्धों में अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी रहे। अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी रहे। और 1886 में अंग्रेजों ने पूरे वर्मा पर अधिकार कर लिया। और कालांतर में इसे भारत में शामिल कर दिया। भारत में शामिल कर दिया। यानी वर्मा तो कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। जैसे श्रीलंका अलग देश है, अफगानिस्तान अलग देश है, उसी तरीके से वर्मा भी एक अलग देश था, सीमाएं साझा करता था भारत से। अब अखंड भारत की बात मत करना कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, सब कुछ। हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल में। वर्मा भारत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने जीता और भारत में मिला दिया। चीन को भी तो जीता था अंग्रेजों ने, चीन को नहीं मिलाया भारत में, वर्मा को मिला दिया। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। अगर पूछे कब अलग किया गया तो 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया। देखिए, जब अंग्रेजों ने इसे भारत में मिलाया तो प्रशासनिक दृष्टि से मिलाया था कि ठीक है, अब भारत के लिए जो कानून बनेंगे वही कानून हम वर्मा पे भी अप्लाई कर देंगे, इसे भारत में मिलाना कह दिया उन्होंने। शासन तो उन्हीं का था हर तरफ। 1935 में उन्होंने कहा अलग करो इसे, हम वर्मा के लिए अलग कानून बनाएंगे, भारत के लिए अलग कानून बनाएंगे। 1935 में ही वर्मा शासन अधिनियम 1935 बना और भारत के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 बना। हालांकि अंतिम है, इस वजह से कोई और अधिनियम बना नहीं भारत के लिए, लेकिन ये कहा गया कि अब वर्मा और भारत के लिए अलग अलग अधिनियम बनेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रावधान पर। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम निर्देशों के उपकरण, इसी अधिनियम में सर्वप्रथम निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इसे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का उल्लेख था। इससे पहले किसी भी अधिनियम में निर्देशों के उपकरण यानी राज्य को निर्देश देने वाले उपकरणों का उल्लेख नहीं था। वर्तमान संविधान को समझिए तो आप कह सकते हैं नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम आज नीति निदेशक तत्व कहते हैं, उन्हीं को 1935 के इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण के नाम से शामिल किया गया। ठीक है, देखिए, वर्तमान में जो संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं वे भारत शासन अधिनियम की अपेक्षा आयरलैंड के संविधान से अधिक प्रभावित हैं। इसलिए जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निदेशक तत्व संविधान में हमने कहाँ से ग्रहण किए, तो हम भारत शासन अधिनियम 1935 उत्तर नहीं देते, बल्कि आयरलैंड उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो नीति निदेशक तत्व अपनाए हैं वे आयरलैंड के संविधान में से ज़्यादा उठाए हैं। पर सबसे पहले अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ऐसा कोई
प्रयास 1935 के अधिनियम में किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहें तो आप एक नोट लिख लीजिए कि वर्तमान में इन्हें ही भारत के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, पर चूंकि वो अलग है, वो हमने आयरलैंड से लिया है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इतना ही मैं इसमें नोट करा रहा हूँ। अगला प्रावधान नोट कीजिए। 11 प्रांतों में से, उस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे, 6 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था, पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। 1919 को हमें साथ साथ पढ़ना पड़ रहा है, दोबारा से हमारा रिवीजन भी हो रहा है। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो अगर पूछे केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था कब स्थापित हुई, तो हमने बताया था 1919 के अधिनियम में प्रॉपर बताया था। विधानसभा और राज्यसभा नाम के 2 सदन बनाए गए। विधानसभा जिसे हम वर्तमान लोकसभा कह सकते हैं, राज्यसभा तो वर्तमान राज्यसभा है ही, और प्रांतों में एक सदनात्मक व्यवस्था चल रही थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। आपसे पूछे कि वे 6 प्रांत कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं आपको याद भी करा दूंगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बम्बई और मद्रास। आपको याद है ना, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, पढ़ते भी आ रहे हैं। हमने 1773 के एक्ट में भी पढ़ा था कि बंगाल के अधीन ही बम्बई को और मद्रास को कर दिया गया। तो 3 प्रांत हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चौथा आप याद कर लीजिए, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को तो संयुक्त प्रांत याद रहेगा ही, क्योंकि संयुक्त प्रांत ही उत्तर प्रदेश बना 1950 में। तो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, चौथा हो गया संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत से हमें असम जाना है, तो सबसे पहले हमें बिहार क्रॉस करना है। बिहार हम लिख चुके हैं, सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दी, बोल तो मैं सही रहा था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियां, मैं बोल भी रहा था, लिखने में गलती हो गई। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। चौथा हो गया हमारा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से हमें असम जाना है, तो हमें बिहार क्रॉस करना होगा, और बिहार के बाद बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल। बंगाल हम लिख चुके हैं, असम। तो ये 6 प्रांत हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार और असम। इन 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ, यूनाइटेड इंडिया बनाने की कोशिश की गई है पहली बार अगर किसी अधिनियम के द्वारा, तो वो अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हालांकि ये अपने प्रयासों में असफल रहा, ऐसा अखिल भारतीय संघ कभी बन ही नहीं पाया। अभी अखिल भारतीय संघ क्या है ये समझने के लिए
आपको समझना होगा कि तत्कालीन भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, जहाँ ब्रिटेन का सीधा सीधा नियंत्रण था, अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण चलता था ब्रिटिश भारत पे। जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे 11 प्रांत थे जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधे सीधे नियंत्रण चलता था, जिसे ब्रिटिश भारत कहते थे। और इसके अलावा देसी रियासतें, ये जितने भी अधिनियम हम पढ़ रहे हैं ये सभी ब्रिटिश भारत के लिए बन रहे थे, ना कि देसी रियासतों के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, देसी रियासतों में अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, बाकी कानून वहाँ पर राजाओं के ही चलते थे, शासन वहाँ पर राजाओं के चलते थे, अंग्रेज तो बस लगान वसूल करते थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारत का राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया गया और भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया। यानी उन्होंने कहा, राजाओं को बोला कि आप एक काम करो, आप भी ब्रिटिश भारत में शामिल हो जाओ और भारत को एक कर देते हैं। ये क्या है, ब्रिटिश भारत अलग है, देसी रियासतें अलग हैं, पर राजा नाराज ना हो जाएं, इस वजह से ये जो नियम था इसमें बहुत बड़ी ढील छोड़ दी गई। और वो ढील ये थी कि राजाओं पर छोड़ दिया गया कि वो इस प्रावधान को माने या न माने। अगर वे चाहें तो अखिल भारतीय संघ में शामिल हो जाएं और न चाहें तो अखिल भारतीय संघ में शामिल न हो। अब आप मुझे बताइएगा, भारत में ऐसा कौन सा राजा था जो अपना राजतंत्र छोड़ने को तैयार था, अपना राजपाट छोड़ने को तैयार था कि ठीक है ले लो हमारा राजपाट, हम तो अखिल भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं। कोई भी राजा अखिल भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार नहीं था। इस वजह से कभी अखिल भारतीय संघ का ये जो सपना अंग्रेज देख रहे थे ये साकार ही नहीं हुआ। ये साकार हुआ स्वतंत्रता के बाद वल्लभ भाई पटेल के हाथों, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के हाथों। तो आप इसमें नोट कीजिए, नोट कीजिए। देसी रियासतों के लिए इस प्रावधान को अनिवार्य नहीं बनाया गया। इस प्रावधान को अनिवार्य नहीं बनाया गया। देसी रियासतों को यह तय करना था, इन रियासतों को ही यह तय करना था कि वे इस संघ में शामिल हों या ना हो। देसी रियासतों ने इस प्रावधान का विरोध किया। देसी रियासतों ने इस प्रावधान का विरोध किया एवं संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस कारण अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। इस कारण अखिल भारतीय संघ
संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, चलिए अगले प्रावधान की ओर चलते हैं। तो इसके द्वारा मत देने के अधिकार का विस्तार किया गया। 1892 के अधिनियम के तहत भारत को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन आज की तरह ये नहीं था। आज तो भारत में मत देने के लिए केवल एक क्राइटेरिया है, एज का, यानी आप अगर 18 साल से बड़े हैं तो आपको मत देने का अधिकार मिल जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन जब 1892 में मत देने का अधिकार दिया गया तो बहुत सारे क्राइटेरिया लगाए गए, जैसे कि एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया। शिक्षित वर्ग को मत देने का अधिकार दिया गया, अशिक्षित वर्ग को नहीं। आर्थिक आधार पर मत देने का अधिकार मिला, यानी बड़े बड़े जमींदारों को, धनवानों को मत देने का अधिकार मिला, गरीबों को नहीं। यानी 2 या 3% जनता को ही मत देने का अधिकार मिला। पर 1935 के अधिनियम के तहत इसमें थोड़ी सी ढील दी गई और लगभग 10% जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। लगभग 10% जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में चुनाव कराए गए। नोट लिख लीजिए, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव कराए गए। इन चुनावों में लगभग कांग्रेस ने सूपड़ा साफ कर दिया। इसी वजह से मुस्लिम लीग थोड़ा और चिढ़ गई और उसने ठान लिया कि अब तो हम द्विराष्ट्र यानी पाकिस्तान बना कर रहेंगे, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए, 11 राज्य थे, 11 प्रांत थे टोटल। तो 5 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनी। कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनी। असम व पश्चिमोत्तर प्रांत, ये सभी प्रांत हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत, इन 2 प्रांतों में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। तब भी गठबंधन की सरकार बना करती थी, मिलीजुली सरकार कह लो या गठबंधन की सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट दल की सरकार बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कीजिएगा इन्हें। ये वो प्रश्न होते हैं जो छूट जाते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत दुख देते हैं। मैच करने के लिए आ जाता है कहाँ किसकी सरकार बन रही है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, आज इनके नाम भी सुनाई नहीं देते और उस समय ये सरकार बना रही हैं। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी।
मुस्लिम लीग तो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही है, ये अलग से एक राष्ट्र मांग रही है। और भारत में केवल सिंध में, यानी केवल एक ही प्रांत में ये सरकार बना पाई है, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो ये था भारत शासन अधिनियम और उससे जुड़े हुए प्रावधान। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि ये अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इस अधिनियम से हमें कुछ और तथ्य भी पढ़ने हैं। तो आप हेडिंग लगाइए, भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़े अन्य तथ्य। हेडिंग लगा लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़े अन्य तथ्य। कुछ स्टेटमेंट हैं इस एक्ट के बारे में, उन्हें हम नोट कर लेंगे। पहला है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, आप ऐसे याद रख लीजिए, इनकी पार्टी है मुस्लिम लीग और उन्हें केवल एक प्रांत में विजय प्राप्त हो रही है, सिंध में, और चुनाव हो रहे हैं 1935 के अधिनियम के तहत। तो चिढ़कर बोल रहे हैं, हालांकि सिर्फ याद करने का तरीका है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतया सड़ा गला और अस्वीकृति के योग्य बताया। उन्होंने कहा कि ये जो अधिनियम है ये तो सड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बदबू मार रहा है ये, पूर्णतया सड़ा गला, और हमें किसी को भी ये अधिनियम स्वीकार नहीं करना चाहिए, वह अस्वीकृति के योग्य। आपको ऐसे ही याद रखना है, स्टेटमेंट हमें सीधे सीधे याद रखने होते हैं। नेहरू ने, अब जिन्ना ने कुछ कहा है तो नेहरू जी भी तो कुछ कहेंगे, अपोजिटर हैं कि नहीं है। तो नेहरू ने दो बातें कही, जिन्ना ने तो एक कहा। नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये तो भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए भेज दिया गया है। दासता का अधिकार पत्र कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस पूरे अधिनियम में, जो इतना बड़ा अधिनियम है, इसमें कहीं पे भी मूल अधिकारों की बात नहीं की गई और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात नहीं की गई। तो ये सिर्फ नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र कहा, और नेहरू ने कहा कि यह तो एक इंजन रहित गाड़ी है, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन तो है नहीं, यानी बिना इंजन के ये गाड़ी चल रही है, और जहाँ चल रही है उसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं, यानी इसका चलना बहुत मुश्किल है, अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। तो सड़ा गला और अस्वीकृति के योग्य से जिन्ना ने कहा, दासता का अधिकार पत्र से नेहरू ने कहा, इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं, ये भी से नेहरू ने कहा। तो दोस्तों, यह था भारत शासन अधिनियम 1935। आशा करता हूं कि इस अधिनियम को समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके डाउट का या आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।